मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी आवेशित वलय के कारण उसके केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर E वेक्टर की गणना। क्या बोल रहे हैं हमने? किसी आवेशित वलय के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर, r की जगह x दूरी लेता हूं मैं, x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर E वेक्टर की गणना। ये टॉपिक है हमारा। किसी आवेशित वलय के कारण उसके केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है? ई वेक्टर की गणना करनी है। तो आज का टॉपिक है हमारा है। समझ में आया? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले एक वलय लेनी है। वलय का मतलब समझते हो? एक रिंग लेनी है, ठीक है। और उस रिंग की रेडियस हम क्या मान के चल रहे हैं? उस रिंग की रेडियस है कैपिटल आर। क्या मान के चल रहे हैं? उस रिंग की रेडियस कैपिटल आर। अब उस कैपिटल आर की जो रिंग है उसका कोई केंद्र बिंदु सेंटर होगा। उस सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट पे हमें ई वेक्टर की कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि मान लो ये हमारी कोई रिंग ली है, ध्यान से देखना, ये हमने कोई रिंग ली है, ठीक है। और इसको यहाँ बना देता हूँ सबसे। ये मैंने इस तरीके से कोई रिंग ली, इसका ये सेंटर हो गया। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिसपे हमें ई वेक्टर की कैलकुलेशन करनी है। तो ई वेक्टर की कैलकुलेशन करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? इस रिंग को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं। इस तरीके से इस आवेशित किया हमने, इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है, ठीक है। और क्या बोला कि इसके इस रिंग के मैंने ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट मतलब अल्पांश कर दिए। इस तरीके से क्या कर लिए? इसके अल्पांश कर दिए, मतलब इस रिंग को मैंने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करें? इस अल्पांश के कारण ई वेक्टर की कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखो क्या होगा, इस अल्पांश की वजह से ये ई वेक्टर ऐसे जाएगा। माना कि ये अल्पांश हमारा a है, तो ये हो गया ई ए वेक्टर, डी ई ए वेक्टर। डी क्यों लगाया? स्मॉल है, छोटा सा टुकड़ा है इसका, ठीक है। इस पर इसी तरीके से इस अल्पांश के कारण ये इधर जाएगा, इसको बोलेंगे क्या? डी ई बी वेक्टर। बात समझ में? अब इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट कहां निकलेगा? इसके लिए मैंने ये एंगल मान लिया थीटा है, ये वाला एंगल मान लिया थीटा है, और इसके क्या कर दिए? कंपोनेंट कर दिए, घटक कर दिए। इसके घटक करे ये थीटा, तो ये भी अपोजिटली वर्टिकल, मतलब ये भी क्या हो गया आपका? शीर्षा भी कोण थीटा हो गया। ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया आपका? थीटा हो गया। अब कंपोनेंट करना मैंने आपको सिखाया था, ये क्या है? डी ई ए cos थीटा। और इसी तरीके से ये क्या बन गया? डी ई बी cos थीटा। एक घटक तो इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, और ये इधर वाले घटक क्या होगा? ये हो गया डी ई ए sin थीटा, और ये हो गया आपका डी ई बी sin थीटा। ये पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर एकदम समझ आ गई बात है। अब हम क्या कह रहे हैं? ये तो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और जो परिणामी ई वेक्टर की दिशा होगी वो क्या होगी? इस वलय की सतह के लंबवत प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके परिमाण की। तो माना इसका परिमाण ई वेक्टर है। ई वेक्टर परिमाण को बोले तो मैग्नीट्यूड लगा दिया, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा। अब ये क्या होगा? जैसे ये एक अल्पांश भाग ले, ऐसे इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे अल्पांश होंगे। तो जितने भी अल्पांश हैं उन सभी को मैंने जोड़ दिया। जैसे डी ई ए cos थीटा, डी ई बी cos थीटा, डी ई सी cos थीटा, डी ई डी cos थीटा, ऐसे बहुत सारे होंगे ना, सबको जोड़ दिया मैंने। सबको जोड़ने का एक तरीका होता है कंटीन्यूअस चार्ज में, वो होता है इंटीग्रेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया कहां से? 0 से लेके 2 पाई आर तक। 2 पाई आर का मतलब समझो क्या? इस परिधि में टोटल कितने टुकड़े हम कर सकते हैं? 2 पाई आर के बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब है इस लेंथ को हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे, इस वृत्त की परिधि बोलेंगे, और इस वृत्त की परिधि की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 पाई आर। तो हम 0 से r तक करते हैं ना इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन मतलब है क्लोज पाथ के लिए हम 0 से लेके 2 पाई आर तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डी ई cos थीटा, क्योंकि सभी भाग अपने बराबर लिए हैं
और सब पे हमने माना कि इसका ई वेक्टर है, इसकी वजह से वो डी है, ऐसे सब वजह से डी और सबका cos थीटा इधर जुड़ता चला जाएगा। यहां तक की बात समझ में? ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इंटीग्रेशन तो ये तो मैथमेटिकल टूल है, यहाँ पे हमें डी चाहिए और cos थीटा चाहिए, तो डी क्या होगा बताओ? डी होता है क्या? ई क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितनी होती है? k/r²। अब ये स्मॉल पोर्शन है तो k dq/r² हो जाएगी, k dq/r² हो जाएगी। अच्छा r क्या होता था यहाँ पे? r होता था दो पॉइंट के बीच सीधी दूरी, जैसे कि मैं इस अल्पांश और इस अल्पांश की बात कर रहा हूँ ना, इनके बीच की सीधी दूरी हो गई r। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? इसकी वैल्यू आएगी x² + r²। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे d कितना हो गया तुम्हारा? k dq डिवाइडेड बाय √(x² + r² का स्क्वायर, k q डिवाइडेड बाय x²। अच्छा cos थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो cos थीटा तो हम त्रिभुज से निकाल लेंगे ना, cos थीटा क्या होगा? आधार वर्टिकल, आधार कितना है इसका? x और कर्ण कितना है? √(x² + r²। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, तो ई वेक्टर क्या निकल के आया तुम्हारा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके k dq x डिवाइडेड बाय x² + r² की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू निकल के आई आपके पास? ई वेक्टर की वैल्यू निकल के आई। बात समझ में आ रहा है? ई वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पे? k dq x डिवाइडेड बाय x² + r² की पावर 3/2। यहां तक की बात क्लियर है एकदम से? अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में हम क्या देखते हैं? k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये तीन चीज तो कांस्टेंट है, केवल ये dq वेरी करता है, dq चेंज हो रहा है सबका, मतलब dq मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसको सॉल्व कर आगे हमने तो क्या देखा? k कांस्टेंट बाहर आ गया, x कांस्टेंट बाहर आ गया, यहां बचा कितना? अंडर रूट को हटा दो, आप सीधा सीधा लिख दो x² + r² की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन करना है किसका? d आगे बात समझ में? इंटीग्रेशन की लिमिट कहां रखनी है? 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। सीखना क्या आपको आता है वैसे, उसको हमें केवल सोल्व करना है। क्या कि देखो Q बराबर होता है लैम्डा एल, कहां से? रेखीय सतत आवेश वितरण से जानते हैं। तो dq बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? dq बराबर हो जाएगा लैम्डा डॉट dl। इस dq की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो dq की वैल्यू को हम जैसे ही पुट करेंगे तो ई वेक्टर क्या निकल के आएगा आपका? ई वेक्टर निकल के आएगा k x लैम्डा अपॉन x² + r² की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 2πr dl। देखो लैम्डा भी कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहां से इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। और dl का इंटीग्रेशन आपको पता है l होता है, और l की लिमिट कहां तक रखनी है? हमें 2πr तक रखनी है। तो ई वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? k x लैम्डा डॉट l है ना, डिवाइडेड बाय l की लिमिट रख दो यहाँ पे 2πr डिवाइडेड बाय x² + r² की पावर 3/2। समझ में आया? अब क्या करना है? अब क्या करना बाकी है? यहां तक कोई डाउट है? अब हम बोल रहे हैं कि लैम्डा × 2πr, ये तो लैम्डा × l के बराबर है, इसको तो मैं क्यों लिख सकता हूं चाहूं। ठीक है, तो ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या निकल के आया यहां से? k q x डिवाइडेड बाय x² + r² की पावर 3/2। देखो यहां पे मैंने क्या करा? यहां मैंने लैम्डा डॉट 2πr को क्या लिख दिया? q लिख दिया। तो ये आपका एक रिजल्ट आया यहाँ पे, जो रिजल्ट आपको लर्न करने की जरूरत है। ई वेक्टर बराबर कितना? k q x डिवाइडेड बाय x² + r² की पावर 3/2। ठीक है,
ये जो रिजल्ट है ना आपका, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम कई सारी एप्लीकेशंस, मतलब इसकी विशेष स्थितियां देखेंगे और उन विशेष स्थितियों पर सीधे सीधे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन विशेष स्थितियों को ध्यान से देखना है। ठीक है, और सबसे बड़ा तरीका है इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो, क्योंकि निकालने का इतना बड़ा प्रोसेस आप बार बार में कहां तक करोगे। हाँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, निकालने के लिए कहता हूं निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले को लर्न कर लेते हैं। क्या, kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट आपके आगे अभी स्पेशल कंडीशंस में काम आएंगे। ठीक है, तो हम इसकी स्पेशल कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये रिजल्ट ध्यान रखो आप, यहाँ पे रिजल्ट बता रहा हूं मैं क्या है। रिजल्ट है आपका E वेक्टर इज इक्वल टू k q x डिवाइडेड 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर q, या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम इसको, ठीक है, ध्यान रहे। अब विशेष स्थिति हम इसमें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विशेष। तो सबसे पहली विशेष स्थिति है हमारे पास, क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? विशेष स्थितियां। 3 स्थितियां इसके अंदर। पहली स्थिति पढ़ते हैं, जब x बहुत बहुत बड़ा है r, मतलब ये रिंग तो हमारी छोटी है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है। उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे? आर स्क्वायर से। और इस कंडीशन में हम आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। अब जैसे मैंने आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कर दो, आर स्क्वायर को 0 कर दो। आर स्क्वायर को 0 करो तो आंसर क्या है? देखो, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसमें मैंने क्या कर दिया? इस आर स्क्वायर को कर दिया 0, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और ये क्यूब से स्क्वायर बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये पॉइंट हम जानते हैं पहले से, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपकी रिंग तो छोटी, बड़ी ध्यान से समझना, रिंग तो है छोटी और डिस्टेंस है ज्यादा, जिस बिंदु P पर हमें ई वेक्टर निकालना है, तो क्या ये पूरी रिंग आपके पॉइंट मास की तरह काम नहीं करेगी, बिंदु द्रव्यमान की तरह? मतलब ये बहुत छोटी दिखेगी, तो लगेगा कि ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से x दूरी पर k क्यू अपॉन r स्क्वायर होता है, ये दूरी r की जगह क्या बन गई हमारी x बन गई, तो k क्यू अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इस स्थिति में ये पूरी बलय एक बिंदु द्रव्यमान की तरह काम करती हुई आपको दिखाई देगी। और बिंदु द्रव्यमान के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण हमने ये वेक्टर पढ़ रखा है, k क्यू अपॉन x स्क्वायर होता है। अगर डायरेक्शन पूछे तो किधर गई? x कैप की दिशा में गई ना, देखो, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्म निकला जो आपको ध्यान रखना है। ये आपकी फर्स्ट स्पेशल कंडीशन, पहली विशेष स्थिति हो गई, समझ आ गई। दूसरी देखो, दूसरी विशेष स्थिति है जब बिंदु P केंद्र पर, दूसरी विशेष स्थिति क्या है? जब बिंदु केंद्र पर हो। जब बिंदु केंद्र पर तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब पूरे फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या था? k q x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें हमें x बराबर क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। जैसे मैंने x बराबर 0 पुट करा तो t वेक्टर क्या आ गया? 0। आप इसको वैसे ही समझो, मान लो ये रिंग और ये आवेशित है, तो इसका पूरा आवेश कहां पर है? इसकी सरफेस पे है। जब पूरा आवेश सरफेस पे है तो इसके अंदर चार्ज कितना? 0। और जब चार्ज 0 तो ई वेक्टर भी कितना? 0। तो इस समय एक चीज पता लगी, क्या पता लगी? कि
कि भाई बिंदुवत आवेश के कारण ई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बिंदुवत आवेश के कारण ई वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाती है। कब? जब आपका बिंदु केंद्र पर ही स्थित हो। कहाँ स्थित हो? केंद्र पर ही स्थित हो। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको अच्छे से? ठीक है।